नमस्कार साथियों। आज के समाचारों में प्रमुख रूप से ये खबरें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गहलोत साहब ने शेखावत गजेंद्र सिंह को कहा है कि डिफेमेशन का जो केस है, मानहानि का जो केस है, वो वापस ले लें और पीड़ितों को न्याय दिलाएं। मैं समझता हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में जब आप हैं तो डिफेमेशन का केस अगर गलत है तो फिर लड़ाई लड़नी चाहिए, और अगर सही है तो फिर माफ़ी मांग करके पीछा छुड़ा लेना चाहिए। लड़ाई लड़ना बेहतर है और राजनीति में लड़ने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बयानबाजी में शेखावत जी ने भी वापस आपको जवाब दिया है। हाँ, संजीवनी का जो मामला है उसमें जो मुख्य दोषी है विक्रम सिंह, वो जेल में है, पर न भाजपा सरकार ने अभी कुछ किया है, न पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया, और न केंद्र की सरकार कुछ कर रही है। पीड़ितों को लाभ कोई नहीं दिला रहा है, राजनीति हो रही है। इसी बीच आज भास्कर में नेक्सा एवरग्रीन के ईडी के जो छापे चल रहे हैं, 2700 करोड़ का घोटाला हुआ। 2 बिजारणिया बंधु जो हैं उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर लिया। उनके मामले में एक एडिशनल एसपी रामचंद्र मूंड जो अब रिटायर हो गए हैं, उनके ऑडियो क्लिप्स वगैरह जारी हुए हैं, जो भास्कर ने दावा किया है कि वो उनके ही ऑडियो क्लिप्स हैं, जिसमें 500 करोड़ रुपए की रिश्वत एडिशनल एसपी मांग रहे हैं। ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को संजीवनी के साथ साथ नेक्सा एवरग्रीन का मामला भी ज़ोर शोर से उठाना चाहिए कि इसमें किसकी संलिप्तता है, और इससे दूरी कांग्रेस को नहीं बनानी चाहिए। इसी कड़ी में चूँकि भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो एसीबी के एक एएसपी 9.35 लाख रुपए खुद सेल्फ ड्राइव करते हुए कार को लेकर आ रहे थे। एसीबी के डीजी अच्छा काम कर रहे हैं, 1 महीने में दूसरे एएसपी को पकड़ा है। 50 लाख रुपए उनके घर पे कैश पकड़े गए हैं। और ये खनन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, और विभागों के भी होंगे जिनकी शिकायत पहुंच जाती होगी, तो उनसे वसूली ये करते हैं, और सभी ज़िलों में कर ही रहे होंगे। तो इस तो पूरा सिस्टम जो है, इसको सुधारने की इच्छा शक्ति अगर पहले किसी की नहीं रही या रही, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन भजन लाल जी अगर क्लेम करते हैं कि मैं सुशासन देना चाहता हूँ, तो इस पूरे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है तो वो मुझे बुलाएं, मैं बताने को तैयार हूं कि क्या तरीका है। अब आगे 2 बड़ी खबरों के बाद, खबरें तो सभी ज़रूरी हैं, पर मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको, हाँ, लेकिन एक पहले बड़ी खबर और है। चीन ने जो है वो सख्ती कर दी है, जिससे भारत में उर्वरक जो फर्टिलाइज़र का संकट है वो उत्पन्न हो गया है। डीएपी के दाम जो हैं, चीन की सख्ती के कारण, चीन की रोक के कारण, प्रति क्विंटल 850 रुपये उसका दाम बढ़ गए हैं, यानी कि एक कट्टे पे लगे 400 रुपये दाम बढ़ गए हैं। अब इसकी भरपाई भारत सरकार किसानों को कैसे करेगी, क्योंकि किसानों को तो वो सब्सिडी के साथ देती है, और सब्सिडी उत्पादक को या ट्रेडर को ट्रांसफ़र करती है भारत सरकार। अब डीएपी अगर कम आएगी तो नकली डीएपी का मामला अलग से चल रहा है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं दोषियों को। तो ये भी एक ऐसा मामला है जिसमें किसानों के लिए संकट उत्पन्न होने वाला है। बाकी खबरें एक एक लाइन, 2-2 लाइन में मैं आपको बताता हूँ। धर्मांतरण का बड़ा खेल सामने आया है, जिसमें हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए अलवर और आदिवासी क्षेत्र में लंबे समय से काम चल रहा है। अगर पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो भाजपा की तो सरकार जो इस धर्मांतरण के मामले में सबसे ज़्यादा मुखर रही है हमेशा से, वो क्यों होने दे रही है 1.5 साल में ऐसा, ये भाजपा सरकार से प्रश्न है। डीडवाना में एक रैकेट पकड़ा गया है जो दुबई से विदेशी हथियारों की तस्करी करता है। बताइए, नागौर में, और ये जो पूरा शेखावटी का क्षेत्र है या दूसरे क्षेत्र हैं, बाड़मेर में भी, जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आ रही है,
आपने देखा कि अजमेर में एक यूट्यूबर जो बहुत पॉपुलर है, करोड़ों रुपए कमाता होगा, अपने 6 करोड़ उसके फॉलोअर हैं, उससे भी किसी गैंग ने पैसे मांगे हैं। तो ये अत्याधुनिक विदेशी हथियार लोगों को धमकाने डराने के काम में आते हैं, और या गैंग्स आपस में लड़ती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, आम नागरिक के लिए ये चिंता का विषय है। सरकार को मुस्तैदी से सब काम करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने पकड़ा है, लेकिन आगे नहीं हो ये भी तो होना चाहिए। तस्करी से कैसे आ रहा है इतना सामान? कंवरलाल मीणा विधायक जो कि विधायकी खो चुके हैं, उनको 2-3 साल की सज़ा मिली है। वो सज़ा कम कराने के लिए राज्यपाल के यहाँ अपील की है। अब राज्यपाल कहते हैं कि कैबिनेट की सलाह से चलेगी। तो क्या भाजपा की सरकार ये कैबिनेट उनकी सज़ा कम करने की सलाह देगी? कंवरलाल मीणा के लिए तो ठीक नहीं होगा, भाजपा सरकार के लिए भी अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कंवरलाल मीणा ने अपनी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है, तो क्या उनको वहाँ रिव्यू पिटीशन में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है? अभी भाजपा सरकार अपनी बदनामी कराना चाहती है, क्या कराना चाहती है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। आरसीए के संयोजक जयदीप बिहाणी विधायक गंगानगर को हटा करके डीडी कुमावत को बना करके और 5वीं बार आरसीए की एडॉक कमेटी गठित की गई है। तो ये आरसीए के चुनाव क्यों नहीं खेल विभाग करवाना चाहता है, ये समझ से परे है। राजनीतिज्ञों को ही बनाना है, क्योंकि हमारे सीपी जोशी जी ने परंपरा डाल दी, अब पॉलिटिशियन बन रहे हैं। तो पता नहीं इस क्रिकेट में क्या है, कि इससे वोट मिलते हैं या पैसा आता है या पावर आती है, भगवान ही जाने ऐसी पावर का ये नेता क्या करते हैं। 150 यूनिट की घोषणा की है प्रदेश सरकार ने कि वो जो निःशुल्क बिजली वाले हैं उनको 150 सोलर के थ्रू देंगे। उसमें वो बैटरी सिस्टम जो है उसको साथ लाना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी तय करके ये योजना इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। राधा मोहन दास अग्रवाल प्रभारी ने कहा है कि भजन लाल शर्मा बने रहेंगे, क्योंकि गहलोत साहब ने कह दिया था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। अब राधा मोहन दास अग्रवाल के कहने से या अशोक गहलोत जी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी के जिस दिन चाहेंगे उस दिन तक भजन लाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे, और वो नहीं चाहेंगे उस दिन राधा मोहन जी कह दें या अशोक गहलोत जी ना कह दें, या अशोक गहलोत जी कह दें या राधा मोहन जी ना कह दें, वो तो कुछ होने वाला नहीं है। भारत ने चीन को एक 4 सूत्री फार्मूला दिया है कि धीरे धीरे डीएस्केलेट करें, मीटिंग्स करें, व्यापार पे ध्यान दें, 4 सूत्र सुझाएं जिससे भारत चीन के बीच में तनाव कम हो। अब ये तो बात यह है कि पाकिस्तान जो है अब कोई देश तो रह नहीं गया है, उसके तो 2 कसम हैं। उसके उत्तर में चीन है और फार वेस्ट में उसके अमेरिका है। वो जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगा। पाकिस्तान को तो भारत विरोधी रुख पे दृढ़ रहना है, उसके लिए वो अमेरिका चीन जैसे नचाए वैसे नाचेगा। और चीन भी कभी भारत चैन से बैठ जाए ऐसा कभी चाहता नहीं है। ऐसा उर्वरक के मामले में छोटा सा ही मामला है। एग्रीकल्चर लोन घटने से राजस्थान की कृषि जीडीपी 2.5% पे आ गई है। ये दरअसल क्या है कि केवल किसानों को जो लोन दे रहे हैं, बाकी जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए दूसरे क्षेत्र हैं, जब तक उन पे लोन नहीं मिलेगा, पशुपालन है, फूड प्रोसेसिंग है और फूड वेयर हाउस है, ये इसको जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली बातें सब करते हैं, तब तक ये कृषि की जीडीपी चिंताजनक स्थिति में जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पीएम जीवन ज्योति बीमा का जो कवर है वो 4 लाख करने की केंद्र सरकार सोच रही है। उसका विवरण काफ़ी ज़्यादा आया है, इसलिए मैंने खबर दी है कि 436 रुपये जो प्रीमियम है उसको बढ़ा करके 700 से 800 कर देंगे। और अभी जो जीवन ज्योति 2 लाख वो है बीमा कवर, वो 4 लाख करने का सरकार क्या लाती है देखना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा है कि चीन के बाद मैं भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील करने जा रहा हूँ। ये विषय आप समझिए कि WTO जब 1991 में 90-91 के दौर में बना था, जब लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था वो इसीलिए कि विश्व में जो व्यापार है देशों के बीच में वो सुगमता से हो, टैरिफ के मामले WTO में सेटल हों। लेकिन ये ट्रंप ने नया
शुरू किया है कि अमेरिका इंडिविजुअल ट्रेड डील्स कर रहा है। ये उचित तो है नहीं, लेकिन अब ये जो देश हैं जिनको व्यापार बढ़ाना है वो मजबूर हैं, और ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, चाहे यूएनओ हो और चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, कोई उनकी परवाह इन दिनों में हो नहीं रही है। और ये वैश्विक रूप से विश्व जिधर जा रहा है वो कुछ ठीक नज़र आ नहीं रहा है। इसमें सबसे खतरे क्या होने वाले हैं कि जो विश्व में व्यापार है उस पे जो विश्वास है उसमें भी कमी आएगी। मान के चलिएगा, जनधन अकाउंट बहुत सारे खोले थे मोदी जी ने करोड़ों की संख्या में, उसका जो दुर्घटना बीमा का जो कवर है उसमें दुर्घटना बीमा के क्लेम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जनधन अकाउंट्स के लेकर के भी काफ़ी लोगों में सुस्ती है। ये खबर आई है, बहुत ही मतलब एक बहुत इमोशनल खबर है। सुमित सबरवाल जो एयर इंडिया के विमान को चला रहे थे अहमदाबाद क्रैश में, उनके वो जो आया है ब्लैक बॉक्स, उसकी डिकोडिंग होने के बाद ये आया है कि उनकी सूझबूझ से 2000 से भी ज़्यादा जानें बची हैं। उनको जो पता चल गया है कि हवाई जहाज उड़ेगा नहीं और नीचे गिरेगा, उन्होंने उसको इस तरीके से गिरने दिया जिससे कि जो बड़ी जनसंख्या के जो बड़े बड़े हॉस्टल्स या दूसरे जो भवन थे जो उनको दिख रहे थे कि ये इनके ऊपर नहीं गिर जाए, उससे बचाया। और उस हॉस्टल पे तो अब उनके कोई खाली जगह का तो इतना कंट्रोल नहीं रहता, अगर वो उन भवनों पे गिरता जहाँ वो गिरने जा रहा था तो हज़ारों लोग मर सकते थे। ये सुमित सबरवाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको हमारी श्रद्धांजलि है और उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों को परेशान करने का एक आदेश जारी किया है कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक में जिन किसानों ने लोन लिए हैं वो अगर लोन नहीं चुकाओगे तो ग्राम सेवा का सहकारी समिति के जो लोन है उस पर ब्याज लगने लग जाएगा। अब ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो लोन है उससे तो जो खेती होती है उसमें वो काम आता है पैसा, उसको भी आप ब्याज में डाल दोगे तो किसान, छोटे किसान तो मारे जाएंगे। और पीएलडीबी से लोनें लेकर के जो जीप, ट्रैक्टर और घरों में शादियां तक कर रहे हैं उन किसानों को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, एक राशि फिक्स करनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि पीएलडीबी के जो लोन है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक लेख है, संजय कुमार है सीएसडीएस के, उन्होंने लिखा है कि भाजपा ने धीरे धीरे अपने जनाधार को कैसे बढ़ाया। 51 से 77, 77 से 80, 80 से फिर मोदी काल और मोदी काल से पिछले 11 साल उसको उन्होंने स्प्रेड किया है। अब इसमें जो मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ उसके लिए मैंने इसको चुना है आपको सुनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पार्टी के प्रति समर्पित ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जिनको सत्ता नहीं चाहिए। पार्टियां वही आने वाले समय में मजबूत रहेगी जिसके पास सत्ता की भूख नहीं होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। हमारी कांग्रेस में मान के चलिए थोड़ा सत्ता के प्रति रुझान ज़रूरत से ज़्यादा है। ये कांग्रेस के सामने एक चुनौती है। अब इस चुनौती से कैसे कांग्रेस का नेतृत्व और नीति नियंता निपटते हैं ये उनका काम है। कोविड की एक खबर आई है कि जो N95 मास्क है वो 3.36 लाख के मास्क थे, वो उसका 14 लाख रुपए का भुगतान हो गया। अब इसकी तो अखबारों में खबर तो सरकार ही लीक करती है, तो जांच करा के दोषियों को आप सज़ा दो, क्योंकि अखबार पढ़ने से तो लगता है पता नहीं किसने घोटाला कर लिया। ये शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO, उसमें राजनाथ सिंह जी गए थे। उसमें राष्ट्रदूत का ये विश्लेषण है कि भारत अलग थलग पड़ गया। ये बात ज़रूर अच्छी है कि राजनाथ सिंह जी ने उसके समझौता पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उसमें बलूचिस्तान में जो चल रहा है उसका तो उल्लेख था, लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले का उल्लेख नहीं था। पर राजनाथ सिंह जी के साथ किसी और ने हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं किया। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए राष्ट्रदूत कह रहा है कि भारत का साथ किसी ने नहीं दिया। ये भारत की विदेश नीति पर बड़ा प्रश्न है।
और सेना में भ्रष्टाचार खत्म करने के उद्देश्य से, खबर में ये है, असली कारण क्या है मालूम नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो उनके नेवी चीफ ऑफ स्टाफ है उनको और एक सीनियर परमाणु वैज्ञानिक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। तो इसमें जो विश्लेषण है या जो समाचार है उसमें तो यही है कि सेना में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। अब ये भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है कि जिसको सरकारें क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं मालूम नहीं है। और एक आखिरी खबर ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बना हुआ था उस समय, उसको भारत सरकार ने कह दिया है कि ये इलीगल है और इसके किसी प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे। तो अब ये आगे किस प्रकार क्या आगे चलता है देखना होगा, क्योंकि उधर पाकिस्तान के भी राजनेता बहुत ही कड़े बयान दे रहे हैं। हाल फिलहाल जो पानी चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जब बरसात आएगी मानसून चलेगा तो जो पाकिस्तान के हिस्से में पानी बह रहा है वो तो पाकिस्तान को वैसे ही मिलेगा। भारत की तरफ से जो पानी जा रहा है वो किस प्रकार से क्या होगा ये हम सब दूर बैठे हैं। जो भाजपा के नेता कहेंगे कि हमने ये कर दिया, उसको फिर उनके लोग ढोल नगाड़े के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसको फैलाएंगे और लोग अपने घरों में बैठे बैठे चाय की चुस्कियों पे खुश होते रहेंगे। तो होइए खुश। तो आज की खबरों में इतना ही।